गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। लास्ट वीक स्टूडेंट्स हमने आपका चैप्टर 15 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर यूनिवर्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब जैविक विकास। इस चैप्टर में हम हमारे यूनिवर्स के और जो हम सभी जीव हैं उनके एवोल्यूशन विकास के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे डेवलप हुए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन। द एंशियंट बिलीफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज दैट द यूनिवर्स एज इट अपीयर्स प्रेजेंटली इट हैज़ ऑलवेज बीन द सेम। पुराना जो मत है, विचार है यूनिवर्स के बारे में, वो ये है कि जो यूनिवर्स है जैसा अब दिखता है वैसा ही हमेशा से रहा है। इन दिस हिपोथेसिस द अर्थ वाज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और इस परिकल्पना में, इस हिपोथेसिस में अर्थ को इस यूनिवर्स का क्या माना गया? सेंटर माना गया। आफ्टर Copernicus proved that the earth is not the center of the universe, this concept become popular। पर जब कॉपरेनियस ने प्रूव कर दिया कि अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, तो ये कंसेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हो गया और पुरानी बात अनपॉपुलर हो गई। इन 1917 साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन री एस्टाब्लिश द कंसेप्ट ऑफ स्टेबल यूनिवर्स। और 1917 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो स्टेबल यूनिवर्स यानी हमेशा से यूनिवर्स ऐसा है, चेंजिंग नहीं है, इस कंसेप्ट को वापस क्या कर दिया? री एस्टाब्लिश्ड कर दिया। हम इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये कैसे बना है। इस बारे में जो जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेस्ड ऑन थ्योरीज़ है, इसमें प्रैक्टिकल बातें कम हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आपको बस ये पढ़ना है और इन थ्योरेटिकल चीज़ों में जो बातें कही गई हैं उनको बारीकी से समझना है। फिगर देखिए आप, ये द लैंडस्केप ऑफ द यूनिवर्स एज ऑब्जर्व थ्रू द हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होता है जिससे बहुत दूर की चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो उस टेलीस्कोप ने ये फ़ोटो खींची थी जो अपने किसकी है? यूनिवर्स की फ़ोटो है। इसमें आप तरह तरह के स्टार्स को, प्लैनेट्स को और सेलेस्टियल बॉडीज़ को देख पा रहे हैं। ऑन लुकिंग अपवर्ड द इन्फिनिटी स्काई इज़ विजिबल। आप अगर ऊपर देखोगे तो आपको अनंत आकाश दिखाई देता है। ड्यू टू द ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द डे टाइम थिंग्स अदर देन द सन एंड समटाइम द मून आर नॉट विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम का मतलब दिन में। दिन में क्या होता है? सन का जो तेज़ लाइट होता है उस वजह से हमें मून और अदर जो चीज़ें होती हैं आसमान में वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि सन का ही लाइट अर्थ पर इतना तेज़ आ रहा होता है। But in the night or after the sunset, some planets, innumerable stars and other bodies appear in the sky। पर जब सनसेट हो जाता है, रात हो जाती है, तो हमें अदर प्लानेट, छोटे छोटे चमकीले तारे और अदर चीज़ें आसमान में दिखाई देने लगती हैं। दिस होल असेंबली इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब ये जो इन सब चीज़ों का पूरी असेंबली है, पूरा ग्रुप है, इसी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्स बोला जाता है। एंड द स्टडी रिलेटेड टू द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। और इस यूनिवर्स से जुड़ी स्टडी क्या बोली जाती है? कॉस्मोलॉजी बोली जाती है। आवर अर्थ इज़ ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस इनफाइनाइट यूनिवर्स। और इस पूरे यूनिवर्स का हमारा अर्थ एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सेंटर नहीं है अर्थ, बल्कि यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। इज़ आवर यूनिवर्स द ओनली वन और मोर सच यूनिवर्स एग्जिस्ट इज ए क्वेश्चन ऑन विच साइंटिस्ट डू नॉट हैव वन ओपिनियन। अब एक ही यूनिवर्स है बस ये, या ऐसे यूनिवर्स बहुत सारे हैं, इस बात पर साइंटिस्टों के पास एक मत नहीं है, यानी एक जैसी राय नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन कॉस्मोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कि कॉस्मोलॉजी जो है यूनिवर्स के बारे में, इंडियन स्टडी क्या कहती है, इंडियंस ने इस बारे में अपने कौन से विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, इन इंडियन कल्चर द थिंकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम द वैदिक टाइम्स। इंडिया में या इंडियन कल्चर में यूनिवर्स के क्रिएशन से जुड़े विचारों को सोचना वैदिक टाइम यानी वैदिक काल से ही चालू कर दिया था, बहुत पुराने टाइम से। फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कुछ सालों से साइंटिस्ट ने इस क्वेश्चन पर विचार करना शुरू किया है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ।
However, Indian Sikhs have started this work from ancient times. इंडियन सेक्स ऋषियों ने, इंडिया के ने इस बात पर बहुत पुराने समय से विचार शुरू कर दिया। आजकल जो काम साइंटिस्ट करते हैं, पहले इंडिया में ऋषि, महर्षि, आचार्य किया करते थे। द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बिन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नासादिय सूक्ता ऑफ ऋग्वेद। अब हमारे 4 वेद हैं, आप सभी को पता है, तो उनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, विकास के बारे में सूक्त है एक, उसमें नासादिय सूक्त, उस बारे में लिखा है उस सूक्त में। डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन बिफोर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इट हैज़ बीन सेड। अब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बिफोर की सिचुएशन को इसमें डिफाइन करता हुआ एक सूक्त लिखा गया है। वो क्या है, देखिए आप। नासाद सिन्नो सदासिदानी नासादिराजो नो व्योम प्रो यथा किमव्रीह कुकस्य सारनाम्बा किम सिदा घना गंभीरम। ये सूक्त है संस्कृत में, या जो भी ऋग्वेद में भाषा है उस भाषा में ये सूक्त है। अब इसका अर्थ आप आगे देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री थे पूर्व, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑल्सो मैंशन दी सूक्ताज ऑफ ऋग्वेदा इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें इस सूक्त को इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। द जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर कॉल्ड दीज सूक्ताज द सॉन्ग ऑफ जेनेसिस। जर्मन के एक स्कॉलर थे, राइटर थे, मैक्स मुलर, उन्होंने इस सूक्त को क्या नाम दिया, सॉन्ग ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का गीत नाम दिया। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दीज सूक्त वाज यूज्ड एज द टाइटल सॉन्ग ऑफ द टेलीविजन सीरियल भारत एक खोज। अब ये जो आपने ऊपर सूक्त पढ़ा, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो एक दूरदर्शन पर सीरियल आया करता था, भारत एक खोज, उसका टाइटल सॉन्ग था। देखिए क्या है हिंदी ट्रांसलेशन। सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं। सत्य माने ट्रुथ, सत्य, असत्य माने झूठ, लाई। तो सृष्टि से पहले ना तो सत्य था ना असत्य था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। तो ना आपका ये स्पेस था ना आपका स्काई था। छिपा था क्या, कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। उस पल तो अगम अतल, अतल मतलब जिसका कोई तल ना हो, जिसका कोई नीचे बेस ना हो, बिना गहराई का जो जल है वो भी कहाँ था, नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं था जब यूनिवर्स हुआ उससे पहले। ये इसका कुछ हिंदी अर्थ हो जाता है। जो भारत एक खोज आपका सीरियल था उसका टाइटल सॉन्ग भी बना था। अभी आपके सामने एक ऑडियो प्ले होगा जिसमें आप ये भारत एक खोज का जो टाइटल सॉन्ग है इसको सुनेंगे। तो इस तरह ये भारत एक खोज सीरियल का टाइटल सॉन्ग बनाया गया था। आप इस लाइन की इंग्लिश मीनिंग भी देख सकते हैं। देयर वाज नो ट्रुथ बिफोर द क्रिएशन नॉर वर इवन लाई। क्रिएशन से पहले, विकास से पहले ना तो ट्रुथ था ना लाई था। नॉट इवन स्पेस नॉर वाज स्काई, ना स्पेस था ना स्काई था। वॉट वाज हिडन, कुछ भी छिपा था, कहाँ था। हु कवर्ड इट, किसने ढका था। इन दैट मोमेंट वेयर वाज द एबिजल वाटर ऑल्सो, उस समय अतल जल भी कहाँ था। इस तरह नासिदीय सूक्त में सृष्टि के बारे में बताया गया है, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेन इन द वैदिक नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, स्वामी विवेकानंद वंस सेड दैट कॉन्शियसनेस हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। वैदिक नॉलेज को बताते समय स्वामी विवेकानंद एक बहुत विद्वान पुरुष हुए थे हमारे देश में। उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। आप धार्मिक चीज़ों में सुनते होंगे चेतना जो मनुष्य के अंदर होती है, उसने ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है। कैसे किया, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, खुद को बार बार मल्टीपल रूप में बनाकर। जैसे आप धर्मों में पढ़ते हैं कि भगवान एक होता है, वही सारे लोगों को बनाता है, सेम उसी चीज़ को यहाँ क्या नाम दिया गया है, कॉन्शियसनेस। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स एंड, कई तरह के क्रिएचर यानी जीव। ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन द वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट्स चीज़ें विजिबल हैं इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में।
हमें इस दुनिया में कई तरह की चीज़ें और कई तरह के जीव दिखते हैं, बट दे आर बेसिकली द सेम फॉर्म ऑफ दैट वन कॉन्शियसनेस, पर वो सब उस एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना के ही क्या हैं, रूप हैं बहुत सारे। दिस बिलीफ इज़ कॉल्ड अद्वैत, और इस जो ये विश्वास था इसको क्या नाम दिया गया, इस मत को अद्वैत। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया कि यूनिवर्स में चीज़ें कैसी बनी। स्वामी विवेकानंद said that answer to the question of the origin and development of the universe has been given many times and will be given many times more in the future also। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और उसके विकास से जुड़ा जो आंसर है वो कई बार दिया गया है और आगे भी कई बार दिया जाएगा, बट विद एवरी एफर्ट द बिलीफ ऑफ अद्वैतिज्म वुड बिकम स्ट्रेंथन। पर हर बार जब नई कोशिश की जाएगी तो जो ये अद्वैत का सिद्धांत है, विश्वास है, वही क्या होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। एज वी लुक अराउंड द यूनिवर्स वी फाइंड दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए सीड। अब हम अपनी यूनिवर्स में चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता है हर चीज़ किससे उत्पन्न होती है, एक बीज से। ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इट ग्रोज एंड रीचेज इट्स पीक एंड डिस्ट्रॉयज बाय गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ए सीड। जब ये विकसित होता है तो ये बढ़ता है और पीक यानी अपनी सर्वश्रेष्ठ लिमिट पर चला जाता है, सबसे ऊंचाई पर जाता है, और एंड में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है और वापस क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। द बर्ड्स स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम एन एग एंड इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एग। अब एक पक्षी की जो लाइफ है वो एग से स्टार्ट होती है और उसका एग्जिस्टेंस उस एग पर ही डिपेंड करता है। अगर वो एग ढंग से नहीं पका, ग्रो नहीं हुआ, बीच में फोड़ दिया किसी ने, उसको नुकसान कर दिया, तो वो पक्षी भी क्या हो जाएगा, आने से पहले डिस्ट्रॉय। द साइकिल ऑफ द एग एंड द बर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। और कई बार एग और बर्ड की साइकिल रिपीट होती है। एक एग में से बर्ड निकलता है, वो बर्ड बड़ा होकर दूसरा एग देता है, उसमें से नए बर्ड आते हैं, इस तरह साइकिल चलता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल रूल ऑफ द होल नेचर, और यही पूरे नेचर का, पूरी प्रकृति का नियम है मुख्य। इट कैन बी सेड दैट द यूनिवर्स एंड एटम्स बोथ आर क्रिएटेड इन द सेम वे। अब ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्स जो तो अपने इस पूरे साइज़ की हाईएस्ट लिमिट है, सबसे बड़ा अपने पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्स ही है, और एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, आप सब पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो जैसे एटम बना वैसे ही क्या बना, यूनिवर्स, क्योंकि एटम और यूनिवर्स सेम चीज़ें, बस बहुत सारे एटम से तरह तरह की चीज़ें बन गई हैं और उन्होंने क्या बना लिया है, यूनिवर्स। ये इस थ्योरी में कहा गया है। देयर इज़ ए कॉज बिहाइंड एवरी वर्क। अब हर काम के पीछे एक कारण होता है। बिकॉज ऑफ बीइंग माइक्रो दिस कॉज इज़ नॉट विजिबल टू अस। पर ये कारण इतना माइक्रो, इतना सूक्ष्म है कि हमें ये दिखाई नहीं देता। ये हम इंडियन कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंडिया ने इस बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं उसके पॉइंट्स हैं। अब ये तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिया। अब आते हैं महर्षि कपिल। महर्षि कपिल हैज सेड नाश है कारणालय। नाश ही कारण का घर है, या नाश का घर ही क्या है, कारण। नाश है कारण प्लस आल्य। दैट इज समवंस डिस्ट्रक्शन मीन्स इट्स मिंगलिंग विद इट्स ओन कोज एंड रूट्स। नाश, समवंस डिस्ट्रक्शन, किसी का विनाश, उसका मतलब क्या है, इट्स मिंगलिंग विद इट्स ओन कोज एंड रूट्स। उसका अपनी उत्पत्ति के कारणों और जड़ों में वापस क्या हो जाना, मिल जाना, यही किसी चीज़ का नाश है। ऑन हिज डेथ ए पर्सन मीट्स विद हिज पंचभूत। जैसे आपको पता है कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे हिंदू धर्म में 5 तत्व बताए गए हैं। उन तत्वों में जाकर इंसान वापस, जैसे मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है, स्काई स्काई में मिल जाता है, जल पानी पानी में मिल जाता है, इस तरह। तो ये बात कही गई है कि जब किसी का नाश होता है तो वो अपने कारण में ही वापस क्या हो जाता है, जाके मिल जाता है। द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हैज़ कन्फर्म दिस। और इस बात को केमिस्ट्री और फिजिक्स ने भी क्या किया है, कन्फर्म किया है। द सीड इज़ मेड फ्रॉम ए ट्री बट द सीड्स कैन नॉट बिकम ए ट्री इमीडिएटली। सीड एक ट्री से निकलता है, पर आप सीड से डायरेक्ट क्या नहीं बना सकते, तुरंत पूरा ट्री नहीं बना सकते। सीड्स हैव टू वेट फॉर सम टाइम इन द ग्राउंड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। सीड्स को कुछ टाइम ग्राउंड में वेट करना पड़ता है खुद को तैयार होने के लिए, पकने के लिए। सिमिलरली द यूनिवर्स ऑल्सो फंक्शन इन नेसेसरी एब्स्ट्यूज माइक्रो फॉर्म फॉर सम टाइम। सिमिलरली सेम तरीके से अपना यूनिवर्स भी इसी तरह फंक्शन करता है फॉर एन नेसेसरी एब्स्ट्रूज माइक्रो फॉर्म,
यानी आवश्यक, और एब्स्ट्रूज माने अव्यक्त, जो दिखे नहीं, और माइक्रो सूक्ष्म फॉर्म में फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देखो जैसे सीड्स क्या होता है, मिट्टी में दबा रहता है और हमें दिखता नहीं है कुछ टाइम के लिए, पर वो पकने के बाद, पेड़ बनने के बाद हमें पूरा विजिबल होता है। ऐसे यूनिवर्स कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, एब्स्ट्रूज माइक्रोफॉर्म, अव्यक्त रूप की सूक्ष्म बिल्कुल छोटी शेप ले लेता है, जिससे वो बाद में पूरा डेवलप हो सके। दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर द कैटास्ट्रोफ और क्रिएशन। यह कैटास्ट्रोफ माने प्रलय या रचना से पहले, क्रिएशन माने रचना से पहले की स्थिति होती है। तो जब यूनिवर्स ऐसी फॉर्म लेता है तो या तो प्रलय आने वाली होती है, या वो नई सृष्टि की क्या होती है, रचना। क्योंकि नई सृष्टि तभी बनेगी, नया यूनिवर्स तभी बनेगा जब पुराने में क्या हो जाएगी, कैटास्ट्रोफ हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर हो कर दी गई हैं इंडियन कॉस्मोलॉजी में। द टर्म ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द सबटल फॉर्म फॉर सम टाइम एंड इट्स रीअपीयरेंस इज कॉल्ड ए कल्प। अब देखो, सबटल फॉर्म, वही सूक्ष्म फॉर्म में, छोटी फॉर्म में कुछ समय के लिए रहना और उसके बाद वापस यूनिवर्स का रीअपीयर होना, इस टाइम को क्या बोला जाता है, इस टर्म को कल्प, कि एक कल्प में ये प्रोसेस होती है। मैनी सच कल्प्स आर रनिंग द यूनिवर्स, और ऐसे कई कल्प यूनिवर्स में हो चुके हैं। यूनिवर्स कई बार डिस्ट्रॉय हो चुका है और कई बार बन चुका है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एंटायर यूनिवर्स टू द एटम्स कमिंग अंडर इट कीप मूविंग इन ए फ्लोटिंग मैनर। अब जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, वो एक सर्कुलर या फ्लोटिंग मैनर में इसके अंदर क्या होती रहती हैं, बहती रहती हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, घूमकर वापस अपने एंड पॉइंट पर आ जाती हैं और वापस स्टार्ट होने लग जाती हैं। सृष्टि कंस्ट्रक्टिज्म डिज़ाइन थ्योरी इज सिमिलर टू द एबव मेंशन इंडियन थॉट। अब कोई थ्योरी है जिसका नाम है सृष्टि कंस्ट्रक्टिज्म, सृष्टि के बारे में कंस्ट्रक्ट होना की जो थ्योरी है, जिसको डिज़ाइन थ्योरी भी कहा जाता है, वो सेम है इस इंडियन थॉट के जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। स्वामी विवेकानंद एग्रीज विद द मेटलिस्टिक दैट विजडम इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्मोस। स्वामी विवेकानंद इस बात से एग्री करते हैं कि विजडम, वो ही बुद्धि, विजडम को हम बुद्धि कहते हैं, इज़ द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है पूर्ण, वो किसके बेस पर हुआ है, विजडम के बेस पर। नाउ ए डेज वी अपेरेंटली फील विजडम एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। आजकल हम बुद्धि को हम ह्यूमंस के बेस पर देखते हैं कि ये है बुद्धि, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस डजंट नॉट मीन दैट द ओरिजिन ऑफ द विजडम हैज़ बिगन जस्ट नाउ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी आए हैं तो बुद्धि भी अभी आई है। इंटेलेक्ट हैज़ ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन द हिडन क्रिप्टिक फॉर्म। इंटेलेक्ट भी हम विजडम को ही कहते हैं। तो ये इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, दिमाग है, समझ है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो पहले से हमेशा से प्रेजेंट थी, लेकिन किस फॉर्म में, क्रिप्टिक माइक्रो फॉर्म में, सूक्ष्म फॉर्म में। ए फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन मार्क्स द एंड। एक पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य क्या दिखाता है, एंड दिखाता है। किस चीज़ का एंड दिखाता है, ऑफ द नेचर और क्रिएशन, प्रकृति का एंड दिखाता है। द ओमनी प्रेजेंट इंटेलेक्ट विच इज़ एग्जिबिटिंग इन यूनिवर्स इज नेम्ड एज गॉड। ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापक जो बुद्धि है, उसी को क्या नाम दे दिया गया है, गॉड का नाम दे दिया गया है, भगवान का नाम दे दिया गया है। साइंटिफिक सोर्स दैट आर प्रेजेंट टुडे वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अब देखिए, आपने इंडियन कॉस्मोलॉजी पढ़ी, ये वैदिक काल की बातें हैं, जब इतनी साइंटिफिक सोर्स नहीं थे, इतने लैब्स नहीं थी, इतनी रिसर्च नहीं हुआ करती थी। इट वॉज ए ग्रेट थिंग टू इमेजिन अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एट दैट टाइम। और उस समय यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में इतनी सटीक जानकारी इमेजिन करना एक बहुत अच्छी और बढ़िया बात थी। दीज डेज मैनी नोबल लेक्चरर्स, ये लेक्चरर्स है, सॉरी लोरेट्स, हैव सपोर्टेड द आइडियाज़ डिस्क्राइब्ड इन द वेदास। अब आजकल बहुत बड़े बड़े नोबल प्राइज़ जिनको मिल चुका है, जैसे फिजिसिस्ट और साइंटिस्टों ने इन वेदों में लिखी गई बातों को सपोर्ट किया है कि हाँ, ये बातें सही है। ये था आपका बेसिक आइडिया यूनिवर्स और उसके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, जिसमें हमने इंडियन कॉस्मोलॉजी के बारे में अभी पढ़ा कि कैसे कैसे यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ। कल की क्लास में हम इनसे जुड़ी कुछ थ्योरीज हैं जो वेरियस साइंटिस्टों ने हमें दी हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। आप अपनी बुक में इन दोनों पेजेस को जो आज पढ़ाए गए हैं एक बार वापस पढ़ें। कुछ समझ ना आए तो आप इनको डाउट्स हमें भेज दें।
इसके अलावा अगर आपको हिंदी में इनका ट्रांसलेशन की फ़ोटो चाहिए तो आप बता दें, वो फ़ोटो आपको भेज दी जाएगी। वैसे चैप्टर रीड करने का है, आप जितना ज़्यादा लाइंस को रीड करेंगे, पूरी लाइंस को पढ़ें, उनका मतलब समझें और आगे एक के बाद एक लाइनों को जोड़ते हुए पढ़ें, आपको मतलब समझ आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।